नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना WCS का जो तीसरा मॉड्यूल था हमारा मटेरियल साइंस का, है ना। तो इसमें हम लोग धातु और अधातु जो थे, है ना, या लौह और अलौह धातु को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लोहा और ढलवा लोहा का परिचय के बारे में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो होगा आज का मटेरियल साइंस, हमारा मॉड्यूल 3 रहेगा, वही वाला मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल चल रहा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोहा और ढलवा लोहा के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कॉस्ट आयरन। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा लौह धातुएं। तो पीछे में भी हमने पढ़ा है लौह धातुएं क्या होती हैं, है ना। ऐसा धातु जिसमें लोहे की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। बोला कि वे धातुएं जिनमें मुख्य सामग्री के रूप में क्या होता है, लोहा होता है, लौह धातुएं कहलाती हैं। विभिन्न गुणों की लौह धातुओं का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है ना। तो लौह धातु क्या अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग गुण के हिसाब से उनको हम अलग अलग उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। बोला कि लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात का परिचय हम लोग देखेंगे आगे, है ना। कि लोहा क्या, कच्चा लोहा क्या है, पिटवा लोहा क्या है, ढलवा लोहा क्या है और इस्पात क्या है, उसके बारे में देखेंगे। बोला कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली लौह धातुएं और मिश्र धातुएं निम्न है। पहला क्या है इसमें, कच्चा लोहा है। दूसरा क्या है इसमें, ढलवा लोहा। तीसरा है हमारा पिटवा लोहा। चौथा है हमारा स्टील और मिश्र धातु स्टील, है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और उसके जो मिश्र धातु स्टील होते हैं, यानी जो स्टील को हम लोग कई सारे मटेरियल से मिलाकर उसको बनाते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा कच्चा लोहा। क्या है, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कच्चा लोहा लौह अयस्क के रासायनिक अपचयन से प्राप्त होता है। लौह अयस्क को कच्चा लोहा बनाने की इस प्रक्रिया को गलाने के रूप में जाना जाता है ना। तो जो हमारा कच्चा लोहा है, लौह अयस्क का जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं या रासायनिक उसका अपचयन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कच्चा लोहा। किससे मिलता है, लौह अयस्क से, है ना। लौह अयस्क कई सारे प्रकार के होते हैं, उसको भी देखेंगे। तो कच्चा लोहा बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गलाने के रूप में जाना जाता है, यानी केमिकल डालकर उसका हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। बोला कि कच्चा लोहा उत्पादन के लिए आवश्यक मुख्य कच्चा माल क्या क्या है, कच्चा लोहा कैसे हम लोग उत्पादन करेंगे। पहला है हमारा लौह अयस्क, है ना, जिसको आयरन ओर बोला जाता है। दूसरा है हमारा कोक यानी कोयला। तीसरा क्या है हमारा, फ्लस्क, है ना। तो इन तीन चीजों से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से हम लोग कच्चा लोहा को निकालते हैं। बोल रहा है कि लौह अयस्क कौन कौन से अयस्क है हमारे। तो पहला है मुख्य रूप से मैग्नेटाइट, दूसरा है हमारा हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है हमारा कार्बोनाइट, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, चार प्रकार के हमारे लौह अयस्क हैं जिनसे हमको क्या मिलता है, लोहा मिलता है। अगला मटेरियल है हमारा कोक। क्या है हमारा, कोक। कोक वह ईंधन है जिसका उपयोग अपचायक क्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। कोक क्या है हमारा, बेसिकली ईंधन है जिसका हम लोग अपचायक क्रिया को जारी रखने के लिए क्या करते हैं, ईंधन के रूप में या ऊष्मा देने के लिए काम करते हैं, ईंधन के रूप में। बोला कि कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कार्बन लौह अयस्क के साथ मिलकर इसे लोहे में बदल देता है, ठीक है। तो कोक से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, है ना, जो कार्बन जो है लौह अयस्क के साथ में मिलकर क्या करता है, इसको लोहे में बदल देता है। अगला हमारा तीसरा जो चीज इसमें इस्तेमाल होता है वो है फ्लस्क। बोला कि फ्लस्क क्या होता है, यह एक खनिज पदार्थ है जिसे अयस्क के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज किया जाता है ना। यानी कि अगर हम फ्लस्क को मिला देते हैं उसमें हमारे लौह अयस्क में, तो क्या होता है, उसका जो गलनांक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम हो जाता है। यानी अगर वो 200 डिग्री पर पिघल रहा है तो अब किस पे पिघलेगा, 100 डिग्री पर ही पिघल जाएगा, है ना। और बोल रहा है कि और अयस्क के गैर धातु वाले गैर धातु वाले हिस्से के साथ मिलकर पिघला हुआ क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, ठीक है। तो अयस्क में जो गैर धातु है हमारा, उसके साथ क्या होता है, मिलकर एक पिघला हुआ स्लैग बनाता है या कचड़ा जैसा कुछ बनाता है। बोला कि चूना पत्थर ब्लास्ट फर्नेस में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लस्क है, ठीक है। तो जो चूना पत्थर नाम का हमारा क्या है, पदार्थ है, वो क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको फ्लस्क के रूप में। आगे बोल रहा है कि हमारा कच्चा लोहा के गुण और उपयोग, है ना। कच्चा लोहा के क्या गुण है और उसके क्या उपयोग है, उसको देखते हैं।
बोल रहा है कि कच्चा लोहा को परिष्कृत और पिघलाया जाता है और अन्य प्रकार के लोहे और स्टील का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कच्चा लोहा को क्या करते हैं हम और भी पिघलाते हैं, है ना, और अन्य प्रकार का लोहा बनाते हैं उससे, और स्टील का भी उससे क्या करते हैं हम लोग उत्पादन करते हैं। दूसरा है हमारा ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या है, हाँ क्या देखते हैं इसको हम लोग। ढलवा लोहा को बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से निकाला जाने वाला कच्चा लोहा कुपोला के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है और कास्टिंग बनाने के लिए इसे और परिष्कृत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो ब्लास्ट फर्नेस एक हमारी भट्टी होती है, उससे जो हम लोग क्या निकालते हैं, अपना कच्चा लोहा निकालते हैं, है ना, वो क्या होता है, एक कुपोला नामक एक संयंत्र होता है, उसके लिए क्या होता है, ये कच्चा लोहा क्या करता है, कच्चे माल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कच्चा लोहा वहां से निकलता है वो ढलवा लोहा बनाने का क्या है, कच्चा माल है ना। आगे बोल रहा है कि यह शोधन कुपोला भट्टी में किया जाता है जो ब्लास्ट फर्नेस का ही एक छोटा रूप है ना। इस तरह से हम कच्चे लोहे को और शोधन करते हैं, किसमें, कुपोला भट्टी में करते हैं, जो क्या है, हमारा ब्लास्ट फर्नेस का ही एक छोटा सा रूप होता है। यानी ये भी क्या करता है, कच्चे लोहे को गलाने में इस्तेमाल किया जाने वाला भट्टी है। बोला कि आमतौर पर कपोला को ब्लास्ट फर्नेस की तरह लगातार नहीं चलाया जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ही चलाया जाता है। ठीक है, तो यानी जो कपोला है हमारा, या कपोला जो भट्टी है, इसको ब्लास्ट फर्नेस की तरह हम लोग लगातार नहीं चलाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तब इसका संचालन हम लोग करते हैं। अगला है हमारा इसमें ढलवा लोहा, है ना, और उसके जो अलग अलग प्रकार हैं उसको हम लोग देखेंगे कि ढलवा लोहा के प्रकार क्या है। बोला कि ढलवा लोहा क्या है, कच्चा लोहा, है ना, कच्चा लोहा, लोहा कार्बन और सिलिकॉन का एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक होती है। ठीक है, तो जो कच्चा लोहा है उसमें क्या होता है, लोहा होता है, कार्बन होता है और सिलिकॉन होता है, इसका एक मिश्रण होता है वो, और इसमें जो कार्बन होता है हमारा, उसकी मात्रा 2 से 4% तक होती है। बोल रहे हैं कि ढलवा लोहे के प्रकार क्या क्या होते हैं। ढलवा लोहा का प्रकार इसमें 4 प्रकार दिया है। पहला है हमारा धूसर ढलवा लोहा, और दूसरा है हमारा सफेद ढलवा लोहा, तीसरा है आघात वर्धनीय ढलवा लोहा, और चौथा क्या है हमारा गांठदार ढलवा लोहा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हमारे पास 4 प्रकार के ढलवा लोहा को बताया गया है। धूसर है, सफेद है, आघात वर्धनीय है, और गांठदार ढलवा लोहा है। अब इसमें हम जो हमारा ढलवा लोहा है, इसका पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जो है हमारा धूसर ढलवा लोहा, यानी इसको बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन भी बोला जाता है। इसका उपयोग मशीनरी भागों की ढलाई के लिए व्यापक रूप से किया जाता है और इसे आसानी से मशीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है, बोला कि जो धूसर ढलवा लोहा होता है, हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो भारी मशीनरी उपकरण अगर कोई बनाते हैं तो उसमें हम धूसर ढलवा लोहा का उपयोग करते हैं, और इसे मशीनीकृत करना क्या है, थोड़ा आसान होता है, किसी भी आकार में हम इसको बना सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि मशीन का बेस, टेबल, स्लाइड वे कच्चे लोहे से बने होते हैं, क्योंकि यह उम्र बढ़ने के बाद आयामी रूप से स्थिर हो जाते हैं, होता है ना। तो जो ये हमारा ढलवा लोहा है, धूसर ढलवा लोहा, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, किसी मशीन का बेस बनाते हैं, यानी उसका आधार हम लोग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, स्लाइड वे बनाते हैं, ये सब बनाते हैं हम लोग, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसमें स्थिरता आती है, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे ढलवा लोहे के इस्तेमाल से मशीन का बेस बनाते हैं, ताकि वो मजबूती के साथ स्थिर रहे। आगे है, अपनी ग्रेफाइट सामग्री के कारण कच्चा लोहा एक उत्कृष्ट बियरिंग और स्लाइडिंग सतह प्रदान करता है ना। तो क्या है, जो हमारा ये धूसर ढलवा लोहा है, इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रेफाइट की सामग्री होती है, जिसके कारण क्या करता है, ये स्लाइडिंग सतह प्राप्त करता है, प्रदान करता है, यानी चिकनी सतह क्या करता है, हमको प्रदान करता है। क्यों, क्यों, इसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है, किसमें, कच्चा लोहा में। बोला है कि इसका गलनांक जो है, इसका गलनांक स्टील की तुलना में कम होता है, क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन में अच्छी तरलता होती है, इसलिए जटिल ढलाई की जा सकती है ना। तो बोला है कि जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है, इसका जो तापमान होता है वो क्या है, स्टील की तुलना में कम होता है, और इसमें तरलता अच्छी होती है, यानी इसको हम गर्म करेंगे तो आसानी से पिघल जाता है, और इसके कारण क्या करते हैं, हम जटिल से जटिल आकार में इसको, या अलग अलग प्रकार के जो भी आकार होते हैं उसमें हम लोग ढलाई इसका आसानी से कर सकते हैं। आगे हमारा ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से मशीनी टूल्स के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी कंपन को कम करने के लिए और उपकरण को की कटकटाने को कम करने की क्षमता होती है।
तो ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मशीन टूल्स बनाने में करते हैं, यानी कोई भी मशीन है उसका कुछ कुछ टूल्स बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कंपन करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, यानी कंपन को कम करता है, और जो उपकरण की कटकटाने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, इसमें कम होती है इस वाले आयरन, यानी खट खट की आवाज कम आती है। जैसे कुछ आयरन होते हैं उनको अगर पीटिएगा तो टन की आवाज आती है या खटखटाने की आवाज आती है, वो इसमें नहीं आता है धूसर ढलवा लोहे में। आगे है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। जब मिश्र धातु नहीं बनाया जाता है तो काफी भंगुर होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम तन्य शक्ति होती है। इस कारण से इसका उपयोग उच्च तनाव या प्रभाव भार के अधीन घटकों के लिए नहीं होता है। अब क्या है कि ग्रे कास्ट आयरन में अगर हम मिश्र धातु नहीं बनाते, यानी इसमें और कोई भी मटेरियल अगर हम नहीं मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा काफी भंगुर होता है और अपेक्षाकृत क्या होता है, तन्य शक्ति क्या होती है इसकी कम होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए इस मटेरियल के अंदर, यानी इस ग्रे कास्ट आयरन में हम कुछ ना कुछ पदार्थ को और मिलाते हैं ताकि क्या हो, इसकी भंगुरता कम हो, है ना, और जो है अच्छे अच्छे कंपोनेंट इससे हम लोग बना सके। आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है ग्रे कास्ट आयरन को सख्त बनाने के लिए उसे अक्सर निकल, क्रोमियम, वेनेडियम या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, हमारा भंगुर होता है। इसको मजबूत करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं और वेनेडियम या कॉपर मिलाते हैं ताकि इसमें क्या हो, मजबूती बढ़े। आगे ग्रे कास्ट आयरन वेल्ड करने योग्य होता है, लेकिन बेस मेटल को पहले से गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है ये वेल्डिंग करने योग्य होता है, अगर टूट जाता है तो इसको हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग करने में क्या ध्यान देना हमका, जो हमारा बेस मेटल है यानी जिस पर हमको वेल्ड करना है वो पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये आसानी से चिपक जाता है। अगला है हमारा इसमें सफेद ढलवा लोहा। क्या है, सफेद ढलवा लोहा, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। बोला कि यह बहुत क्या होता है, कठोर होता है और इसे मशीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, और इस कारण से इसका उपयोग उन घटकों के लिए किया जाता है जो घर्षण प्रतिरोधी होना चाहिए, है ना। तो बोला कि जो हमारा सफेद ढलवा लोहा होता है ये क्या होता है, बहुत कठोर होता है और इससे क्या होता है, मशीन बनाना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग उन घटकों में करते हैं जहां पर क्या होता है, हमारा घर्षण प्रतिरोधी होना चाहिए, यानी कि जहां पर क्या ऐसे जगह लग रहा है जहां घर्षण ज्यादा है और ये क्या है, घर्षण प्रतिरोधी है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा है कि सफेद ढलवा लोहा सिलिकॉन सामग्री को कम करके और तेजी से ठंडा करके बनाया जाता है। इस प्रकार ठंडा करने पर इसे ठंडा लोहा भी कहते हैं, है ना। तो सिलिकॉन जो हमारा सफेद ढलवा लोहा होता है इसमें सिलिकॉन की मात्रा को कम करते हैं हम लोग और इसको तेजी से ठंडा करते हैं, करके बनाते हैं किसको, सफेद ढलवा लोहा को। इस प्रकार इस ठंडा करने की इस प्रक्रिया को क्या के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सफेद ठंडा ढलवा लोहा भी बोलते हैं। बोल रहा है कि सफेद ढलवा लोहा को क्या बिल्ड नहीं किया जा सकता, यानी सफेद ढलवा लोहा में बिल्डिंग नहीं की जा सकती है ना। अगला है हमारा तीसरा हमारा आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। क्या है, आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। इसमें क्या है, ग्रे कास्ट आयरन की तुलना में आघात वर्धनीय ढलवा लोहा में लचीलापन, तन्यता सामर्थ्य और कठोरता बढ़ जाती है ना। तो ग्रे कास्ट आयरन की तुलना में जो आघात वर्धनीयता हमारा ढलवा लोहा होता है इसमें लचीलापन, तन्य सामर्थ्य और कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। लगभग 30 घंटे तक चलने वाली लंबी ताप उपचार प्रक्रिया द्वारा सफेद कच्चे लोहे से आघात वर्धनीय ढलवा लोहा तैयार किया जाता है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, 30 घंटे तक लगातार क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर उपचार प्रक्रिया करते हैं। तो हमारा जो सफेद कच्चा लोहा होता है उससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, अपना आघात वर्धनीय ढलवा लोहा तैयार किया जाता है ना। इस सिलसिले में हम लोग अगला देखते हैं, अपना अगला चौथा है हमारा गांठदार ढलवा लोहा। ये सब क्या है, ढलवा लोहा के प्रकार हैं। तो गांठदार ढलवा लोहा में क्या होता है, ये काफी हद तक आघात वर्धनीय ढलवा लोहा के समान है ना, यानी इसकी समानता आघात वर्धनीय ढलवा लोहा के समान ही होती है, लेकिन इसका उत्पादन बिना किसी ताप उपचार के किया जाता है। गांठदार ढलवा लोहा को इस नाम से भी जाना जाता है, गांठदार आयरन, डक्टाइल आयरन और गोलाकार ग्रेफाइट आयरन, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, बिना ताप उपचार की प्रक्रिया, यानी इसको बिना गर्म किए ही इसका उत्पादन किया जाता है। अब गांठदार जो ढलवा लोहा होता है इसके अन्य नाम भी होते हैं, क्या है, गांठदार आयरन नाम है, डक्टाइल आयरन बोलते हैं, या तो ग्रेफाइट गोलाकार ग्रेफाइट आयरन के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। आगे इससे अच्छी मशीनेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, घिसाव का प्रतिरोध और कम गलनांक और कठोरता होती है। इसमें क्या है, मशीनेबिलिटी अच्छा होता है, मशीनीकरण भी कर सकते हैं इससे हम लोग, और कास्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, कास्टिंग करना भी आसान होता है या अच्छा होता है, घिसाव
का प्रतिरोध होता है, यानी घिसता कम है, कम जल्दी घिसता है, और गलनांक क्या होता है, कम होता है, और इसमें कठोरता भी ज्यादा होती है। आगे बोल रहा है कि गांठदार कास्टिंग आयरन का उपयोग उन मशीन भागों के लिए किया जाता है जहां उच्च तन्यता तनाव और मध्यम संघात लोडिंग होती है। ये कास्टिंग कम खर्चीली है और स्टील कास्टिंग का विकल्प है ना। तो इसकी जो कास्टिंग होती है वो क्या होती है, कम खर्चीली होती है, स्टील कास्टिंग का एक विकल्प के रूप में हम लोग इसको भी रख सकते हैं। अगला है हमारा पिटवा लोहा। क्या है हमारा पिटवा लोहा? निर्माण प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, है ना। पिटवा लोहा कैसे बनाया जाता है? बोला कि पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। पिटवा लोहा के विश्लेषण से पता चलता है कि लोहे की मात्रा 99.9% है ना। गर्म करने पर पिटवा लोहा पिघलता नहीं है बल्कि केवल चिपचिपा हो जाता है, और इस रूप में इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो जो सबसे शुद्ध लोहा होता है वो हमारा क्या होता है, पिटवा लोहा होता है ना। और पिटवा लोहा में क्या होता है, लोहे की जो मात्रा होती है वो 99.9% तक उसकी मात्रा होती है। पिटवा लोहा गर्म करने पर पिघलता नहीं है बल्कि क्या होता है, चिपचिपा या लचीला हो जाता है, और उस लचीलेपन में ही इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग आकार में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, है ना। तो जो हमारा क्या है, पिटवा लोहा जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लचीला होने के कारण इसको अलग आकार में हम लोग ढाल सकते हैं। आगे है, बड़ी मात्रा में पिटवा लोहा का उत्पादन के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता है ना। पिटवा लोहा का उत्पादन के लिए दो आधुनिक तरीके हमारे, पहला क्या है, पुडलिंग प्रक्रिया है ना, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है एस्टन या बायर्स प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पिटवा लोहा का उत्पादन करते हैं। आगे है हमारा स्टील। क्या है, स्टील या इस्पात बोलते हैं। इस्पात क्या होता है इसको देखते हैं। ये शुद्ध लोहा होता है ना। इस्पात क्या होता है हमारा, शुद्ध लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की अधिकता के कारण यह अधिक कठोर होता है। कार्बन की मात्रा 0.15 से लेकर 1.5% तक होती है ना। तो जो इस्पात होता है ये हमारा शुद्ध लोहा होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कार्बन की अधिकता के कारण यह अधिक कठोर होता है, और कार्बन का जो इसमें परसेंटेज होता है 0.15 से लेकर 1.5% तक इसकी क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज होती है या मात्रा होती है। बोला कि इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस आदि अन्य अशुद्धियां भी होती हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा स्टील होता है या इस्पात होता है इसके अंदर और सारी अशुद्धियां भी होती है, जिनको जैसे सल्फर, फास्फोरस नामक बहुत सारी अशुद्धियां भी होती है, इनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करके और तेल या पानी में ठंडा करके कठोर और ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं और फिर तेल या पानी में ठंडा करके और कठोर करते हैं इसको, है ना। आगे विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला हमारा कौन सा है, सीमेंटीकरण प्रोसेस है। दूसरा है हमारा क्रूसिबल प्रक्रिया है। तीसरा है हमारा बेसेमर। चौथा है ओपन अर्थ प्रक्रिया, ओपन हर्थ प्रक्रिया। पांचवा है इलेक्ट्रोथर्मो प्रक्रिया, और छठवां है हमारा उच्च आवृत्ति प्रक्रिया। तो इन 6 प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टील होता है उसका निर्माण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं स्टील के प्रकार के बारे में, है ना। स्टील के प्रकार कौन कौन से हैं? मुख्यतः 2 प्रकार का स्टील होता है। पहला हमारा क्या है, सादा स्टील, है ना, सादा स्टील होता है। दूसरा होता है हमारा मिश्र धातु स्टील। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक स्टील के बारे में। तो पहला क्या हमारा सादा स्टील। सादा स्टील क्या होता है, इसमें कार्बन और लोहे का को मिश्रित किया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार सादे स्टील को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो जो इस्पात होता है इसमें कार्बन और लोहे का क्या होता है, मिश्रण होता है, और कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार स्टील को अलग अलग प्रकार में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला हमारा निम्न कार्बन इस्पात, दूसरा है मध्यम कार्बन इस्पात, तीसरा है हमारा उच्च कार्बन इस्पात। तो एक एक इस्पात के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा निम्न कार्बन इस्पात। इसमें क्या होता है, निम्न कार्बन इस्पात में क्या होता है हमारा, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है निम्न कार्बन इस्पात, इसे माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशतता 0.15 से लेकर 0.25 तक होती है। ठीक है, तो निम्न कार्बन इस्पात को हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील या माइल्ड इस्पात बोला जाता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, 0.15 से लेकर 0.25% तक इसका क्या होता है, कार्बन का मात्रा होता है। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह पर्याप्त नरम होता है और तनाव को सहन कर लेता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है, ये पर्याप्त नरम होता है और तनाव को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इसे फोर्जिंग और रोलिंग के जरिए अलग अलग आकार में रखा जा सकता है। यह बहुत कठोर या मजबूत नहीं है। इसे सामान्य तरीके से कठोर या ठंडा नहीं किया जा सकता। इसके नट, बोल्ट, रिवेट, सीट, तार, टी आयरन, एंगल आयरन आदि बनाए जाते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है कि ये क्या होता है, हमारा नरम होता है कार्बन का परसेंटेज कम होने के कारण।
इसे फोर्जिंग और रोलिंग के जरिए क्या है अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है या रखा जा सकता है। ये बहुत कठोर या मजबूत नहीं होता है और इसे सामान्य तरीके से कठोर या ठंडा नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा हम लोग क्या क्या बनाते हैं, नट बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं, रिवेट बनाते हैं, सीट बनाते हैं, तार बनाते हैं, टी आयरन और बहुत सारे मटेरियल क्या करते हैं इससे हम लोग बनाते हैं। अब हमारा क्या है, पहला हम लोग पढ़ लिए निम्न कार्बन इस्पात। अब दूसरा है हमारा मध्यम कार्बन इस्पात। क्या है मध्यम कार्बन इस्पात। अब इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है 0.25 से लेकर 0.5% तक होती है ना। तो कार्बन का परसेंटेज पता चल गया ना, 0.25 से लेकर 0.5% तक इसकी कार्बन की परसेंटता होती है। कार्बन की अधिकता के कारण यह हल्के स्टील की तुलना में अधिक सख्त और कड़ा होता है ना। तो कार्बन इसमें क्या है निम्न वाले से थोड़ा अधिक है, तो क्या है हमारा ये हल्के स्टील की तुलना में अधिक सख्त होता है और कड़ा होता है। दृढ़ता क्या होती है इसमें अधिक होती है, इसे कठोर या तड़का लगाया जा सकता है ना। यानी दृढ़ता अधिक है, ये क्या होता है कठोर होता है। आगे विभिन्न फोर्जिंग और रोलिंग द्वारा बनाई जाती है। विभिन्न चीजें क्या करते हैं हम लोग इसमें फोर्जिंग और रोलिंग के मेथड से बनाते हैं। इसका उपयोग उच्च तन्यता ट्यूब, तार, कृषि उपकरण, कनेक्टिंग रॉड, कैम सॉफ्ट आदि बहुत सारी चीज को बनाने में हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं, उच्च तन्यता का ट्यूब बनाते हैं, तार बनाते हैं, कृषि उपकरण बनाते हैं, कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं, कैम सॉफ्ट आदि बहुत सारी चीज को इससे हम लोग बनाते हैं। किससे, मध्यम कार्बन इस्पात से, है ना। तो अब हमारा क्या होगा तीसरा क्या है हमारा उच्च कार्बन इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, उच्च होगी, नाम से ही पता चल रहा है उच्च कार्बन इस्पात। बोला कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.5 से लेकर 1.5 तक होती है ना। ये बहुत कठोर होता है और सबसे कम घिसता है, ठीक है। तो ये स्टील जो होता है, ये इस्पात जो होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, अधिक होता है, 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। और हमारा क्या है, ये इस्पात क्या है बहुत कठोर है और इसमें घिसावट भी क्या होती है, कम होती है। इसे ताप उपचार द्वारा कठोर किया जा सकता है, यानी ताप उपचार के मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं, कठोर कर सकते हैं। इसे ना तो ढाला जा सकता है और ना ही लुढ़काया जा सकता है, इसे ढाला नहीं जा सकता है। आगे ये बहुत ही चीमड़ और कठोर होता है, ये अस्थायी चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्या होता है, ये कठोर होता है और इसमें अस्थायी चुंबकत्व का गुण भी आ जाता है। अगर चुंबक के पास में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, इसमें अस्थायी चुंबक क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। आगे इसका उपयोग नुकीले उपकरण, स्प्रिंग, पाइप, फाइल, कटलरी, ठंडी छेनी, प्रेस, डाई आदि बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, नुकीले उपकरण बनाते हैं, स्प्रिंग बनाते हैं, पंप बनाते हैं, फाइल्स यानी रेती बनाते हैं, कटलरी बनाते हैं, ठंडी छेनी, प्रेस की डाई बनाते हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजों का निर्माण हम लोग इससे करते हैं। अगला है हमारा जो मिश्र धातु इस्पात है, उसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। मिश्र धातु इस्पात क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा निम्न मिश्र धातु इस्पात, दूसरा है हमारा उच्च मिश्र धातु इस्पात, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे हमारा निम्न मिश्र धातु इस्पात। कार्बन की अतिरिक्त अन्य धातुएं कम मात्रा में होती हैं, है ना। तो जो हमारी निम्न मिश्र धातु इस्पात होता है, इसमें कार्बन के अतिरिक्त और भी जो धातुएं मिलाते हैं वो कम मात्रा में होती हैं। इसकी तन्य शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। इस पर वेल्डिंग का काम किया जा सकता है और इसे सख्त और टेम्पर्ड भी लगाया जा सकता है ना। तो जो हमारा निम्न मिश्र धातु इस्पात होता है, इसमें क्या है, कार्बन के अतिरिक्त और भी जो अन्य धातु मिलाते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, यानी डक्टाइल है, इसको हम लोग पीट पीट कर चौड़ा भी कर सकते हैं या लंबा कर सकते हैं। इस पर हम लोग वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं। इसे सख्त और टेम्पर्ड भी लगाया जा सकता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हवाई जहाज के विभिन्न भागों और कैम्पशाफ्ट आदि के निर्माण में करते हैं। तो हवाई जहाज के जो विभिन्न पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है निम्न मिश्र धातु स्टील का। अगला है हमारा उच्च मिश्र धातु स्टील। क्या है, उच्च मिश्र धातु स्टील। तो बी है हमारा उच्च मिश्र धातु स्टील। कार्बन के अलावा इसमें धातुओं के प्रतिशत निम्न इस्पात मिश्र धातु से अधिक से भी अधिक है। इसे निम्न प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो उच्च मिश्र धातु इस्पात होता है, इसमें कार्बन के अलावा और जो अन्य धातु हम लोग मिलाते हैं उनका क्या होता है, परसेंटेज अधिक होता है निम्न मिश्र धातु की तुलना में। तो इसमें इसको अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला है इसमें हाई स्पीड स्टील। पहला क्या है हमारा, हाई स्पीड स्टील। तो जो उच्च मिश्र धातु स्टील है, इसका पहला प्रकार है हमारा हाई स्पीड स्टील। बोला कि इसे उच्च टंगस्टन मिश्र धातु इस्पात भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है। टंगस्टन की मात्रा के अनुसार इसे 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो हाई स्पीड स्टील को हम लोग बोलते हैं उच्च टंगस्टन मिश्र धातु इस्पात। क्या बोलते हैं इसको, उच्च टंगस्टन मिश्र धातु इस्पात बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है। टंगस्टन की मात्रा के हिसाब से इसको हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा टंगस्टन
22% होता है, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। यानी इन सब चीज से मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील बनाते हैं। दूसरा क्या है, उसमें टंगस्टन क्या है 18% है, तीसरे में क्या है टंगस्टन हमारा 14% है, बाकी क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, इसमें भी क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% है। तो इस तरह से क्या है, हाई स्पीड जो स्टील होता है उसमें जो मटेरियल हम लोग जो धातु इस्तेमाल करते हैं उनके क्या है परसेंटेज है हमारे। आगे क्या बोल रहा है इसमें, आगे बोल रहा है काटने के उपकरण बनाते हैं हम लोग इससे, है ना। काटने के उपकरण इससे बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत कठोर होता है लेकिन कम क्रांतिक तापमान पर नरम हो जाता है ना। काटने के जो उपकरण होते हैं यानी जो आयरी हो गया हमारा, जो ब्लेड हो गया, उसको हम लोग इससे बनाते हैं हाई स्पीड स्टील से, यानी कि हाँ हाई स्पीड स्टील से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। ये तापमान उपकरण की काटने की प्रक्रिया हाँ बढ़ जाती है ना। इससे क्या होता है, जो तापमान उपकरण के काटने की जो प्रक्रिया होती है बढ़ जाती है, तो काटने वाला उपकरण बेकार हो जाता है और काम करने के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी जो काटने का उपकरण है अगर उसका तापमान बढ़ गया हमारा तो क्या होता है, उसकी जो काटने का जो उपकरण होता है वो बेकार हो जाता है और फिर काम करने के लिए क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। लेकिन टंगस्टन का प्रतिशत अधिक होने के कारण यह उच्च तापमान तक कार्य कर सकता है। अगर हाई स्पीड स्टील में हम टंगस्टन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ये अधिक तापमान पर भी, ये उच्च तापमान पर भी क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। इसका उपयोग काटने के उपकरण ड्रिल, कटर, रीमर, हेक्सा ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है ना। हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ड्रिल बनाने में, कटर बनाने में, रीमर, हेक्सा ब्लेड जो होती है उन सब चीजों को बनाने में हम लोग करते हैं। क्योंकि जब हेक्सा ब्लेड चलाते हैं तो कटिंग के दौरान क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से ब्लेड का हमारा धार ना खत्म हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें टंगस्टन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, हाई स्पीड स्टील बोला जाता है। अगला हमारा बी नंबर क्या है, इसमें बी नंबर है हमारा निकिल स्टील। क्या है हमारा, निकिल स्टील। इसमें 0.3% क्या होता है, कार्बन होता है। 0.25% से 0.35% क्या होता है, निकिल मौजूद होता है। निकिल के कारण इसकी जो तन्य शक्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है ना। निकिल के कारण इसकी तन्य शक्ति जो है और प्रत्यास्थ सीमा तथा कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। निकिल के कारण क्या होगा, इसकी जो तन्य शक्ति है, इसकी जो कठोरता है, इसकी जो प्रत्यास्थ सीमा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें जंग नहीं लगती है। इसमें मौजूद 0.35% निकिल के कारण इसकी काटने की प्रतिरोधक क्षमता सादे कार्बन और स्टील से 6 गुना अधिक बढ़ जाती है ना। तो जो हमारा निकिल इसमें मौजूद है कितना, 0.35% निकिल जो मौजूद होता है उसके कारण इसकी जो काटने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, किसकी, कार्बन और स्टील की तुलना में 6 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसके उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, रिवेट बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, एक्सल सॉफ्टिंग बनाते हैं, बसों और हवाई जहाज के हिस्सों को बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, निकल स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोबाल्ट 5% है ना को क्या है 30 से 35% निकल के साथ मिला दिया जाता है तो इनवार स्टील बन जाता है। अगर इनवार स्टील हमको बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, 5% कोबाल को 30 से 35% निकल के साथ हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा इनवार स्टील बन जाता है। आगे बोल रहा है कि इसका उपयोग मुख्यतः कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है। हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कीमती उपकरण को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो स्टील होगा हमारा, अगला होगा वेनेडियम स्टील। क्या है हमारा, वेनेडियम स्टील, है ना। इसमें क्या है हमारा 1.5% तक इसमें कार्बन होता है, 12.5% तक क्या होता है, टंगस्टन होता है, 4.5% तक क्रोमियम, 5% वेनियम और 5% क्या होता है हमारा कोबाल्ट होता है, किसमें, वेनेडियम स्टील में। तो वेनेडियम जो स्टील होता है उसमें इन सब धातु को मिलाया जाता है उनके परसेंटेज के हिसाब से। इसमें क्या होता है, इसकी प्रत्यास्थ सीमा, तन्य सामर्थ्य और लचीलापन क्या होता है, अधिक होता है वेनेडियम स्टील में। आगे इसमें तेज झटके सहने की ताकत होती है। इसका मुख्य उपयोग औजार के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। आगे हमारा जो है हमारा मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील क्या होता है, इसे विशेष उच्च मिश्र धातु इस्पात भी कहा जाता है। इसमें 1.6 से 1.9% मैग्नीज होता है और 0.4 से 0.5% कार्बन होता है। ये कठोर और कम घिसाव वाला होता है, ठीक है। तो जो मैग्नीज स्टील होता है इसमें क्या 1.6 से लेकर 1.9% तक मैग्नीज होता है, 0.4 से लेकर 0.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। ये कठोर और कम घिसाव वाला होता है। आगे बोल रहा है कि इस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग ग्राइंडर तथा रेल पॉइंट में किया जाता है, ठीक है। इस पर क्या है, चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ग्राइंडर में करते हैं, रेल पॉइंट को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है हमारा स्टेनलेस स्टील। क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें लोहे के साथ साथ 2% 0.2 से लेकर 9.6% तक क्या होता है हमारा कार्बन होता है, 12 से 18% क्या होता है हमारा क्रोमियम होता है,
8% निकिल होता है और 2% क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, तो इससे मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, लोहे के साथ साथ हमारा क्या होगा, 0.2% से लेकर 9.6% तक क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। 12 से 18% क्रोमियम, 8% निकिल होगा और 2% क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। इसके उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, चाकू बनाते हैं, कैंची बनाते हैं, बर्तन, हवाई जहाज के पार्ट्स, तार, पाइप और गियर आदि बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो स्टेनलेस स्टील से आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील के गुण। क्या है हमारा स्टेनलेस स्टील के गुण, पहला है हमारा इसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है, दूसरा है उच्च क्रायोजेनिक कठोरता होती है, तीसरा है उच्च वर्क हार्डनिंग दर होती है ना। तो यानी उच्च संक्षारण प्रतिरोध है ना, यानी जंग के प्रति क्या होता है, प्रतिरोध दर्शाता है, यानी जंग नहीं लगने देता है। आगे उच्च क्रायोजेनिक कठोरता, यानी इसमें क्या है, कठोरता भी अधिक होता है। उच्च वर्क हार्डनिंग दर, यानी अगर इस पर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये हार्ड होता है, टूटता नहीं है आसानी से। चौथा है हमारा उच्च गर्म शक्ति, ठीक है, हीट को क्या कर सकता है, अधिक से अधिक सहन कर सकता है। पांचवा है हमारा उच्च लचीलापन, यानी इसमें लचीलापन भी होता है, जैसे चाकू है ना हमारा स्टील का, उसको हम इधर उधर घुमाते हैं तो लचीलापन भी होता है इसमें। छठवां है हमारा उच्च शक्ति और कठोरता, कठोरता और शक्ति क्या होती है इसकी, उच्च होती है। और सातवां है अधिक आकर्षण उपस्थिति, है ना, आकर्षक उपस्थिति, यानी देखने में क्या होता है हमारा, अच्छा लगता है, चमकदार होता है जो स्टील होता है हमारा। और आठवां है हमारा कम रखरखाव, इसका जो रखरखाव होता है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। अगला है हमारा सिलिकॉन स्टील। क्या है हमारा सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील क्या होता है, सिलिकॉन स्टील इसमें 14% तक क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के प्रतिशत के अनुसार इसके उपयोग विविध है ना। तो सिलिकॉन के परसेंटेज के हिसाब से इसका उपयोग क्या है, अलग अलग प्रकार के हम लोग उपयोग कर सकते हैं, विविध यानी विभिन्न इसके उपयोग हैं। निर्माण कार्य में 0.5% से लेकर 1% तक सिलिकॉन, है ना, और 0.7 से लेकर 0.95% तक क्या होता है, मैग्नीज का मिश्रण उपयोग किया जाता है, किसमें, किसी भी चीज का अगर हम कोई चीज निर्माण कर रहे हैं तो। आगे 2.5 से लेकर 4% सिलिकॉन सामग्री मिश्रण का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लेमिनेशन के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर बनाना है, जनरेटर बनाना है, ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन का निर्माण करना है, तो उसमें जो भी हमारा सिलिकॉन स्टील होता है उसमें सिलिकॉन का परसेंटेज कितना होगा, 2.5 से लेकर हमारा 4% तक क्या होता है, सिलिकॉन की सामग्री होती है। आगे रासायनिक उद्योगों में 14% सिलिकॉन सामग्री मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल उद्योग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का 14% की मात्रा का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला है हमारा जी नंबर है, जी क्या है, कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील क्या होता है, उच्च कार्बन स्टील में 5 से 35% तक कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। जो हमारा उच्च कार्बन स्टील होता है उसमें 5 से 35% तक क्या मिलाया जाता है, कोबाल्ट मिलाया जाता है। कठोरता और दृढ़ता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हमारा जो कार्बन कोबाल्ट स्टील होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चुंबकीय अस्थायी चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है। जब इसको चुंबक के पास हम लाते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा ये मटेरियल साइंस वाला चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, तो मटेरियल साइंस क्या है यहाँ पे खत्म हो गया है। अगला हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, है ना, या नया मॉड्यूल शुरू होगा जो उष्मा और तापमान और दाब के बारे में होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो उष्मा, ताप और दाब के बारे में होगा। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आता दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आसान है, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।